नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह तोमर आईएएस एकेडमी गुना का डायरेक्टर, पूर्व बैंक अधिकारी यूको बैंक, आप सबका आज करंट अफेयर्स के एक सेशन में वेलकम करता हूं। जो भी पीडीएफ वगैरह है इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के एंड में आपको दे दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स बहुत आसान होता है तो ये बहुत गलत है। जितने मार्क्स का बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, रेलवे में, पटवारी में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश होता है, उतने ही मार्क्स का हमारा करंट अफेयर्स होता है। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना। एक्चुअली पंचायती राज मंत्रालय करता क्या है, उसका गठन क्यों हुआ था और इसके क्या उद्देश्य हैं, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो ये आपदा प्रबंधन में जो कई तरह की आपदाएं आती हैं, जैसे तूफान हो गया, बारिश हो गया, अधिक बारिश हो गई, फसलें नष्ट हो गई, तूफान आया तो तटीय क्षेत्रों में समुद्र में तूफान आ गया तो उनके मकान टूट गए, उनका जीवन साधन जो थे वो नष्ट हो गए। जैसे कोरोना आई थी, ये वैश्विक महामारी थी, ये भी एक आपदा था, तो जिससे जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ मॉनेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का विमोचन किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, DMP-MOPR। अब आप देख रहे हैं आपदा प्रबंधन योजना के कुछ उद्देश्य हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पहला उद्देश्य पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा लचीलीपन विकसित करना। मतलब दो पंचायतें हमारे पास हैं, पड़ोसी पंचायतें हैं, अगर उनके बीच कोई सामंजस्य नहीं है तो उनके बीच में सामंजस्य बिठाना और मुद्दों को सोल्व करना। पंचायतों के बीच जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन विकसित करना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन उपायों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ जोड़ने के लिए एक रूप स्थापित करना। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं की परिकल्पना करना, योजना और कार्यान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करना। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आपको देखना होगा। प्रत्येक भारतीय गांव में एक ग्राम आपदा प्रबंधन योजना, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, और प्रत्येक पंचायत की अपनी आपदा प्रबंधन योजना होगी। नंबर 2, इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, याद रखिए इसको, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 या 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया था, किस उद्देश्य से लाया गया था या कब लाया गया? 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009, जो अधिनियम था वो 2005 में आया था, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति थी वो 2009 में आई थी। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2009 में जो नीति आई थी उसी के तहत इसको निर्देश जारी किए गए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा कुछ इनोवेशन भी किए गए, जैसे कुछ इसमें नवाचार भी शामिल है, जैसे पंचायती राज संस्थाओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों जो सरपंच होंगे, पंच होंगे एवं पंचायतों के पदाधिकारियों के आदि सहित सभी हितधारक योजना के नियोजन करना, कार्यान्वयन करना, निगरानी करना और मूल्यांकन में भाग लेना। इसके बाद आपदा प्रबंधन में स्थानीय सरकार और समुदाय का महत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको गौर सुनिएगा। स्थानीय सरकार, जैसे कि गांव में ग्राम पंचायत है, ब्लॉक में जिला जनपद पंचायत है, जिले पर जिला पंचायत है, और वहाँ का समुदाय, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन के संग काम करना होगा किसी भी आपदा प्रबंधन के द्वारा। जैसे कि कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा है, ये एक पैंडेमिक थी। आपदा की स्थिति में चुनौतियों को कम करने के लिए पंचायत स्तर और ग्राम स्तर की आपदा प्रबंधन योजना एक आधारभूत स्तर बनाती है, इसको गांव के लोगों तक पहुंचाना और समझाना। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इस स्लाइड के द्वारा आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। राज्य स्तर पर इसमें SDM होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
उसके बाद राज्य की कार्यकारी समिति होती है, राज्य की सलाहकार, ये एसईसी स्टेट एग्जीक्यूशन कमेटी, राज्य सलाहकार समिति, स्टेट एडवाइजरी कमेटी और आपदा प्रबंधन केंद्र, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। ये कुछ टॉपिक थे आपदा प्रबंधन से, थोड़े आपको अजीब लगे होंगे, तो निश्चित रूप से एग्जाम के ओरिएंटेड थे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था, आपको याद रखना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के बाद आपदा प्रबंधन नीति आई 2009 में, जिसके तहत एनडीएम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हमने गठन किया। अब आप देख रहे हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बोलते हैं अपन मानव स्वतंत्रता, माने ह्यूमन इंडिपेंडेंस, ह्यूमन इंडिपेंडेंस इंडेक्स, ह्यूमन इंडिपेंडेंस इंडेक्स, ह्यूमन इंडिपेंडेंस इंडेक्स। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021, मतलब कई तरह के इंडेक्स आते हैं। ग्लोबल आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये इसमें हमारा नंबर है जो है वो 103rd है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। गर्मी के कारण मुझे थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, क्षमा चाहूँगा आपसे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जो हमने लिखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। GHI, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यहाँ हमारी पोजीशन है 103। पूरी दुनिया में जितने देश हैं उन देशों को मिलाकर हमारा स्थान 103 नंबर पे। आप समझ सकते हैं कि भारत आर्थिक रूप से, अर्थव्यवस्था के रूप से कितना पीछे है। आज हम भुखमरी में कहाँ खड़े हुए हैं। एक आता है ह्यूमन इंडिपेंडेंस इंडेक्स, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मानव स्वतंत्रता सूचकांक। ये स्वतंत्रता के बारे में बात करता है कि आपको जो आपके संविधान ने अधिकार दिए हैं, आप उनका कितना यूज़ कर पा रहे हैं, आप कितना फ्री महसूस कर पा रहे हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो आप देखिए SFI, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें यहाँ पर, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो मेरे साथ। यह लिखा, हाल ही में वॉशिंगटन DC USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित केटो इंस्टीट्यूट, ये याद रखिएगा केटो इंस्टीट्यूट को, और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक HFI, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स या इंडिपेंडेंस इंडेक्स बात एक ही है, का 7वां वार्षिक संस्करण जारी किया। 7th, ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेंगी। HFI ह्यूमन, ये इस चीज को आप रट लीजिए, इसको एग्जाम में आता है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स किसने जारी किया है? USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है केटो इंस्टीट्यूट, ये वाला, और एक कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिलकर ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किया। ये 7th इनका टाइटल था, इस बार 7वां वार्षिक सूचकांक था। एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहूँगा बीच में, प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है ना, वो वनडे क्रिकेट नहीं होता है या IPL नहीं होता है कि 2020 खेला, आड़ा टेढ़ा शॉट घुमाया, बल्ले पे आया तो 6 है, नहीं तो कैच आउट हो गया, बोल्ड हो गया। प्रतियोगिता परीक्षाएं एक लड़ाई है, खुद से खुद की लड़ाई। ये कभी मत सोचना कि आज भाई पटवारी की 400 जगह निकली है और 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आपको एक पद चाहिए और आप भी एक ही हो।
अपनी तुलना किसी दूसरे से करना ईश्वर का अपमान माना गया। ये हमारे वेदों में लिखा। आप ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक यूनिक आइडेंटिटी है। आपका जैसा दूसरा कोई व्यक्ति संसार में ना है, ना होगा, ना हो सकता है। इसलिए अपना सेल्फ कंपैरिजन करें, दूसरों के साथ ना करें। याद रखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ आइए, प्लानिंग के साथ आइए और उद्देश्य के साथ आइए कि आई विल अचीव दिस। तो मैंने जो डायलॉग आपको बोला था वो डायलॉग नहीं था, वो जिंदगी का सच था कि प्रतियोगिता परीक्षाएं वनडे इंटरनेशनल नहीं है कि एक दिन में आपने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया और आप पास हो गए, आप सेलेक्ट। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये IPL का मैच नहीं है कि हम गए और उसके बाद हमने सिलेक्ट हो गए। ये बहुत पेशेंस का काम है और 400 जगह पे 4 लाख फॉर्म भरते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो अरबी घोड़ा होगा ना, वो टट्टुओं को हमेशा पीछे छोड़ता है। अपने आप को अरबी घोड़ा बनाए, साधन नहीं है, कोई बात नहीं है, रिसोर्सेस आप जैसे हो सके वैसे पढ़िए, क्योंकि माँ सरस्वती ने पढ़ाई का अधिकार सबको दिया है। इसलिए रेस में अरबी घोड़े जीतते हैं, टट्टू कभी जीतते नहीं हैं। इसलिए आपको रेस में अरबी घोड़ा बनना है, टट्टू नहीं बनना है, माल ढोने वाला नहीं बनना है आपको। लोगों को देखता हूँ मैं, करंट अफेयर्स के लिए 50 मैगजीन ले आते हैं, फलानी मैगजीन, ढिकानी मैगजीन, ये वाली मैगजीन। मेरी सहेली उस मैगजीन से पढ़ी है सर, मेरा दोस्त उस मैगजीन से पढ़ा सर, उस कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे हैं सर, उस वाले वीडियो में बहुत अच्छा कंटेंट था। माय डियर, फोकस ऑन वन थिंग। एक पे जाओगे तो सब कुछ मिलेगा, अनेक पे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आइए टॉपिक वापसी आते हैं, ध्यान रखना उस बात को। हाल ही में वॉशिंगटन DC USA यानी वहाँ स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है केटो इंस्टीट्यूट, और कनाडा में एक इंस्टीट्यूट है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, उन दोनों के द्वारा मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। जिसको हम बोलते हैं HFI, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। सेकंड, HFI का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट, मानव स्वतंत्रता एक सामाजिक अवधारणा है। हर आदमी फ्री रहना चाहता है, जो व्यक्तियों की गरिमा को मान्यता देती है, डिग्निटी को मान्यता देती है। Here is the stand. मानव स्वतंत्रता सूचकांक के तहत व्यक्तिगत અને पर्सनल, नागरिक एवं आर्थिक, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। HFI 2021 का कुछ मानदंड होते हैं। मानदंड माने स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में वर्ष 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों को शामिल किया गया, जो वैश्विक आबादी का 98.1%, 165 देश शामिल थे इसमें। इसलिए करा गया क्योंकि भाई 2 साल का गैप इसलिए आया, कोविड चल रहा था। अगली स्लाइड पर आइए। HFI, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इस 7वें संस्करण में तैयार करने में व्यक्तिगत रूप से और आर्थिक स्वतंत्रता के 82 विभिन्न संकेतकों का प्रयोग किया गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, उनको इंक्लूड किया गया, जो कि प्रमुख 12 क्षेत्रों से आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? कानून का नियम, भाई आप जिस देश में रहते हो और रूल ऑफ लॉ कैसा है, क्या लोग कानून को फॉलो करते हैं, क्या सबको बराबर न्याय मिल पाता है, क्या सब लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, क्या सब लोग दूसरों की प्राइवेसी का पालन करते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे फेसबुक पे मैंने कोई पिक्चर डाली, फोटो डाला और सामने वाला आया और उसने कोई भी कमेंट लिख दी। तो ये जो साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, क्या वो हमारे यहाँ कंट्रोल में है? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सुरक्षा और संरक्षा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कितने आप सुरक्षित हैं, कितनी आपकी सेफ्टी, क्या आतंकवादी आपके देश पे हमला कर पाते? आप क्या कोई
अनैतिक गतिविधियां तो नहीं चल रही, उसको शामिल किया जाता है। आवागमन, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ कैसी हैं आपके यहाँ, रोड्स कैसे हैं आपके यहाँ, आपके यहाँ ट्रेन सिस्टम जो है वो कितना अपग्रेड हो चुका है, क्या आपके यहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है, क्या आपके एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, क्या आपके यहाँ एयरक्राफ्ट हैं, एरोप्लेन फैसिलिटी कितने देशों में आपके यहाँ, डोमेस्टिक एरोप्लेन की फैसिलिटी कितने राज्यों में है, ये सब देखा जाता है। धर्म, रिलीजन, क्या बात है, सबसे बड़ी बात ये धर्म, रिलीजन। क्या भारत में, हमने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्या भारत में वाकई में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? और धार्मिक स्वतंत्रता अगर प्राप्त है तो फिर क्यों हम जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर अपने देश को बांटने पर तुले हुए हैं? इसका ध्यान रखा जाता है। संगठन, सभा और नागरिक समाज, आपके यहाँ एसोसिएशन किस तरह काम करते हैं, असेंबली किस तरह काम करते हैं, सिविल सोसाइटी का स्तर क्या है आपके, जात पात अनटचेबिलिटी तो नहीं है आपके यहाँ, या आपके यहाँ कोई भेदभाव तो नहीं है? अभिव्यक्ति और सूचना, जो मैंने अभी कहा था, एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। मान के चलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत उपयोग नहीं कर, वो मेरे लिए सम्मान नहीं है और मुझे उनका हर हाल में सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं अजीब गरीब तरीके लोग कार्टून डाल देते हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुरुपयोग है। पहचान और संबंध, आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप, जैसे हमारे यहाँ आपने ट्रांसजेंडर एक देखा होगा 2013 में जो आया, 14 में जो आया, कि अब ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी हम उसको भी सम्मान करेंगे, मेल, फीमेल और अदर की जगह हम ट्रांसजेंडर भी लिखेंगे, उन्हें भी हम सम्मान, अधिकार, समान जो एक जगह होती सोसाइटी भी दे पाएंगे। वैधानिक तंत्र तथा संपत्ति का अधिकार, लीगल सिस्टम कैसा आपका, आपकी न्यायपालिका कितनी बेहतर है, कितनी जल्दी न्याय मिलता है, कितना करप्शन है, कितना करप्शन नहीं है। एंड प्रॉपर्टी राइट्स, आपके क्या संपत्ति के अधिकार हैं। इस तरह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42nd जो अमेंडमेंट आया था 1976 में, उसमें हमने 7 फंडामेंटल राइट थे, मूल अधिकार थे, जहाँ से हमने एक जो फंडामेंटल राइट था संपत्ति का राइट, उसको हमने कानून का अधिकार बना दिया और अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं। उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा है, एक्सपोर्ट जोन कैसा है, इंपोर्ट जोन कैसा है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में किन तकलीफों का सामना होता है, आपके यहाँ सेस कितने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं आपके यहाँ, सरकार आपको निर्यात पर क्या छूट देती है, क्या सब्सिडी देती है, एक्सपोर्ट पर आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, इंपोर्ट पर क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सरकार का आकार, साइज ऑफ गवर्नमेंट, आपके यहाँ बहुत बड़ा मिनिस्ट्री तो नहीं है, आपके यहाँ एक सरकार में कितने कैबिनेट मिनिस्टर है, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र मंत्री ये देखा जाता है। धन तक आसान पहुँच, सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक्सेस टू साउंड मनी, क्या गरीबों को माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना ही पड़ेगा। आज भारत जैसे देश में माइक्रो क्रेडिट माने सूक्ष्म साख और माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त, इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमने पेमेंट बैंक्स लाए, प्राइवेट फाइनेंस बैंक लाए, इसके बाद हम NBFC लाए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये सब हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऋण, श्रम और व्यवसाय का नियम। बैंक से हम लोन लेते हैं तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, बैंक हमसे गारंटी मांगते हैं, मॉर्गेज मांगते हैं, भाई 1 करोड़ का लोन है तो आप कम से कम 150% माने 1.5 करोड़ का आपको गारंटी देना पड़ेगा। अमेरिका में उद्योग पे जो लोन मिलते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1% से 2%, हमारे यहाँ जो लोन मिलते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 9 to 10%। आप अंतर देखिए, कहाँ 9%, कहाँ 1%। अगर मैं 1 लाख रुपए अमेरिका में लोन लेता हूँ तो मुझे 1,000 ब्याज देना होगा, और भारत में लेता हूँ तो 9,000 देना होगा साल का, बीच का गैप कितना, 8,000। इस ज़्यादा ब्याज के कारण ही हम ब्याज चुका नहीं पाते और मूल किस्त चुका नहीं पाते, जिससे हमारा NPA बढ़ जाए। आज भारत के सामने, बैंकों के सामने सबसे बड़ी समस्या कौन सी, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और दो तरह के NPA होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल NPA, और एक होता है हमारा एग्रीगेट, जिसमें हम कुछ वैल्यूज को हटा देते हैं। ऋण
और व्यवसाय का नियम, श्रम का नियम, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, लेबर एंड बिजनेस। बिजनेस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए आप पास कितनी चीज़ें हैं ये सब देखना होगा आपको। HFI में समृद्ध देशों को 0 से लेकर 10 के मध्य अंक दिए जाते हैं। जहाँ 0 के संदर्भ में सबसे बदतर स्थिति का सूचक है, वहीं 10 सर्वोत्तम स्थिति का परिचायक है। HFI 2021 में शामिल 165 देशों की वर्ष 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार भारत औसत मानव स्वतंत्र रेटिंग 7.2 रही। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे रहा, इसका स्कोर आप देख सकते हैं 9.11 था। और सबसे पीछे रहा इजिप्ट, इसकी वैल्यू कितनी थी 4.49। ये मेन लेक्चर था। इसके बाद में कुछ आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके लिए 2 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, मैं भी चालू करने वाला हूँ इसको। जैसे एक क्वेश्चन है अभी, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2021, प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग 2021, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2021 का जो सीजन था उसकी विजेता कौन सी टीम बनी है। तो ये IPL के बाद बहुत सारे टूर्नामेंट जो है वो चर्चा में रहते हैं। करंट अफेयर्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, A, B एंड C। C माने जिनके आने के चांसेस कम हैं, B जो एवरेज होते हैं आते हैं, और A माने जो आएंगे। आजकल एग्जामिनर ने अपना ट्रेंड बदला है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स को नहीं पूछते हैं, वो छोटे छोटे स्पोर्ट्स को पूछते हैं। इसलिए प्रो कबड्डी लीग हुआ, IPL हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो प्रो कबड्डी लीग जो है इसका सीजन जीता है दबंग दिल्ली ने। हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ द 8th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2021 रिसेंटली, दबंग दिल्ली। ये जबरदस्त क्वेश्चन था, आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वो देखिए आप मेरे साथ। वहाँ लिखा है, हाल ही में विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, इसका नाम याद रखना आप, मैग्नस कार्लसन। जो मैग्नस कार्लसन है ये शतरंज का दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। हाल ही में विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय युवा खिलाड़ी ने हराया। बहुत अच्छी बात है, ये दुनिया का नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1। और हमारा एक छोटा सा बच्चा भारत का, उसका नाम है R प्रज्ञानंद, R प्रज्ञानंद, R प्रज्ञानंद। ये R प्रज्ञानंद हमारा, इसने दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी शतरंज के जो मैग्नस कार्लसन रसिया के हैं, इनको हराया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, विच इंडियन यंग चेस प्लेयर हैज रिसेंटली डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन। चीज़ें आपको याद करना पड़ेगी, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हमने भी याद किया, आपको भी याद करना पड़ेगा, सभी को पढ़ना पड़ेगी। आगे देखें, वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स 2021, वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स 2021, वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स 2021। ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी लिंक में। वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में भारत का वह कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। तो आप सब जानते हो भारत में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं, मुंबई, हीरो बनने के लिए। तो आंसर आ गया क्या, मुंबई। आंसर याद रखिएगा। और ये वही क्वेश्चन है जो धोखा देता है, किसमें, एग्जाम में, कि भाई पढ़ के गए थे हम नोबेल,
और उन्होंने पूछ लिया वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स। एक वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आता है GHI, वो बता देता हूँ, अभी आया है रिसेंटली GHI। ये हमारी पोजीशन है 103rd ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी सूचकांक। दुनिया में जितनी भूख है उस भूख के मामले में हम 103 नंबर पर हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। और WTI का मतलब है वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स, कब आया? 2022 में आया। कब का था? 2022 का। तो यहाँ सबसे भारत का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई। ठीक, इसके बाद देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स, वही टॉपिक है वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स 2021। इसमें दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बोले, कौन सा है? तो इस्तांबुल है, इस्तांबुल। ये कहाँ पे? तुर्की में है। तुर्की एक देश का नाम है, तुर्की में ये एक शहर है दुनिया का सबसे ज्यादा, इस्तांबुल। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इस्तांबुल। बोल भी कई बार रहा हूं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं। हाल ही में ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो वो है इस्तांबुल, तुर्की में। और भारत में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जो बायोमास होता है ना, जो हम फसलों के कचड़े से और गोबर वगैरह से बनाते हैं, जिसमें हम ईंधन बनाते हैं, बायोमास। जैसे आपने इथेनॉल का सुना होगा, मैथेनॉल को सुना होगा। आजकल इथेनॉल पेट्रोल में मिलकर भी आता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। सरकार इसमें बड़े बड़े MSME के तहत प्रोजेक्ट लगा रही है, और जो लगा रहे हैं उनको सब्सिडी भी दे रही है। तो ये बायोमास कहलाता है। वेयर विल इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेटअप? तो ये कौन सा राज्य है जहां पर बायोमास का जो प्लांट है, बायोमास ये जो प्लांट है वो कहाँ आ रहा है? तो ये आ रहा है MP में, मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको बधाई हो। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन फिर मध्य प्रदेश से आता है। हाल ही में भारत सरकार ने होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की है। ये तीनों जो है किस राज्य के शहर हैं? फिर से बोल रहा हूँ, हाल ही में भारत सरकार ने होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम में परिवर्तन को मंजूरी दी। याद रखिए, किसी भी शहर का नाम परिवर्तन करना है उसके लिए केंद्र सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। तो रिसेंटली द नेम चेंज ऑफ होशंगाबाद, शिवपुरी एंड बाबई हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विच स्टेट डज इट बिलोंग टू? तो ये जो आंसर आएगा मध्य प्रदेश। इसका भी आंसर क्या है? बायोमास वाला भी कहाँ पे था? MP में। और नेम चेंज करो था, तो नाम परिवर्तन कर रहे हैं हम, नेम चेंज, वो भी कहा MP में। कौन कौन से? होशंगाबाद, शिवपुरी और एक क्या था? बाबई। अब नए नाम सुन लीजिए। होशंगाबाद का नाम हो गया नर्मदापुरम, शिवपुरी को बोल रहे हैं कुंडेश्वर धाम, और जो शिवपुरी है ना इसका नाम क्या हुआ? कुंडेश्वर। कुंडेश्वर, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी। तो भाई होशंगाबाद का नाम हो गया नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम हो गया कुंडेश्वर धाम, और बाबई को बोल रहे हैं माखन नगर। क्या बोल रहे हैं? माखन। ये तीनों चारों बड़े बेहतरीन क्वेश्चन थे। आपको इनको पढ़ना होगा, समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। आगे एक क्वेश्चन फिर आता है, ये थोड़ा सा बैंक से रिलेटेड है। याद रखना, भारत में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, चाहे पेमेंट बैंक हो चाहे स्मॉल पेमेंट बैंक हो, ये सारे जो बैंक्स होते हैं इनका जो बॉस होता है, रेगुलेटर होता है, वो RBI होता है।
ये कंट्रोल होता है। 1 अप्रैल 1934 को एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था, जिसके आधार पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके कई जगह पर रीजनल ऑफिसेस हैं, लगभग हर राज्य के राजधानी में इसका रीजनल ऑफिस है। ये भारत के जितने भी बैंक हैं उनका रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर माने कंट्रोलर। बैंक कोई भी गलत काम करेंगे तो ये उनको पकड़ लेगा। उनका सपोर्टर भी होता है देश की मॉनेटरी पॉलिसी, याद रखना, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बोल रहा हूं इंग्लिश में, मॉनेटरी पॉलिसी लिख देता हूं, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। साहब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इसमें 4 चीजें होती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। ये 4 फंडामेंटल चीजों पे ये काम करता है। और एक होता है एमएसएफ। रेपो रेट क्या रेट होती है? ये सरकार देखती है कि भाई बाजार में क्या माहौल है, महंगाई कितनी ज़्यादा है। जब उनको लगता है कि बाजार में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करता है? अपनी रेट को कर्व करेगा, कंट्रोल करेगा। उनको कंट्रोल करेगा माने कि जो रेपो रेट है ना, इसको बढ़ा देगा। अब सर रेपो रेट तो बता रहा हूँ भाई। रेपो रेट वह रेट होती है जिससे पर आरबीआई अपने जो बैंक्स होते हैं उनको उधार देती है पूरे पीरियड ऑफ टाइम। कम से कम रेट होती है। दिस इज द मिनिमम रेट। मिनिमम रेट, इसको बीपीएलआर भी बोलते हैं। बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बीपीएलआर, ये लिखा है मैंने यहां। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट होती है, ध्यान रखिएगा। तो रेपो रेट समझ गए आप? रेपो रेट वह रेट होती है जिससे पर आरबीआई अपने जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, उनको लोन देता है और जिस पर वो चार्ज करता है क्या? ब्याज, इंटरेस्ट देता है। सो द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक एंड टेक्स इंटरेस्ट। ठीक, समझ में आ गया। सेकंड, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है सर? अब उल्टा होता है। जब देखते हैं कि भाई देश में बहुत मंदी है, हालात बहुत खराब हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लोग लोन लेने के लिए बैंक में आ नहीं रहे हैं। मंदी के समय में कौन लोन लेगा? कौन नई दुकानें खोलेगा? कौन नए माल रखेगा? उन्हें लगता है कि भाई देश में रेसेशन चल रही, मंदी चल रही, तो क्या करते हैं? एक कॉल करते हैं, एक ऑफर देते हैं नेशनलाइज बैंक को कि एक काम करो, तुम जो हो, तुम्हारा पैसा जो है वो हमें दे दो और हम तुम्हें इसके बदले में ब्याज देंगे। तो रेपो रेट कहती है जिस पर आरबीआई ब्याज लेता है, और रिवर्स रेपो रेट का होता है जिस पर आरबीआई ब्याज देता है। सिंपल। लेगा किन से? कमर्शियल बैंक से, और देगा किन को? कमर्शियल बैंक को। तो जब उसको बाजार में पैसा निकालना होता है, बाजार से पैसा निकालना हो, महंगाई बढ़ रही है, लगातार खाद्य पदार्थ जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, क्योंकि ये भारत देश गरीबों का देश है। आपने हर जगह पढ़ा होगा, भारत एक गरीब देश है। इंडियन इकोनॉमी इज द इकोनॉमी ऑफ लॉस। वी आर हैविंग ए बजट ऑफ डेफिसिट। हमारा जो बजट है वो डेफिसिट का बजट है। हमारी इकोनॉमी डेफिसिट की इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो रेवेन्यूज आता है, जो टैक्स आता है वो कम है, और हमारे यहाँ जो सब्सिडीज हैं, जो इंटरेस्ट हम देते हैं, जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो ज़्यादा है। तो याद रखिए, जब आपके रेवेन्यूज कम होंगे और आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, यानी सरकार की आय कम है और खर्चा ज़्यादा है, इसका मतलब आपका बजट घाटे का बजट है। इसलिए हम कहते हैं भारत सरकार का घाटे का बजट है, द बजट ऑफ डेफिसिट। तो जब जिस देश का बजट ही घाटे का है और उस उल्टा उस स्थिति में महंगाई बढ़ जाए, तो गरीब आदमी तो खा भी नहीं पाएगा, पी भी नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा देती है। याद रखना, महंगाई बढ़ेगी तो रेपो रेट बढ़ेगी। क्या होगा? रेपो रेट बढ़ेगी तो लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे हो जाएंगे तो जो लोग लोन ले रहे थे
वो भी कहेंगे यार कि हमको लोन नहीं लेना, लोन महंगे मिल रहे हैं, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। तो बाजार से नए इन्वेस्टर गायब हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो चीज़ें जो सरप्लस में चल रही थी वो लिमिटेड हो जाएंगी, और आम आदमी को जो टमाटर 40 रुपये किलो मिल रहे थे वो 20 रुपये किलो मिलने लगेंगे। तो महंगाई की गर्दन मरोड़ने के लिए सरकार क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है, लोन महंगे कर देती है। अब मान के चलो बैंक में लोन मिल रहा है 9% पे कार का, और 3 महीने बाद मिल रहा है 6% पे, तो मैं क्यों लूंगा 9% भाई, मैं इंतजार करूंगा ना, ज़्यादा ब्याज को दूंगा। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन सब महंगे हो जाएंगे। तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, बिजनेस लोन तो महंगे होंगे ही होंगे। जो एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन बनते हैं वो तो महंगे होंगे ही होंगे, क्योंकि उनमें लिमिट बनती, सीसी करेंट क्रेडिट, और जो करेंट क्रेडिट होता है उस पर हमेशा ब्याज ज्यादा लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार